नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास जो आप लोगों ने देखा होगा वो था महाजनपद काल का अभ्यास प्रश्न का। अब जो क्लास शुरू होगी वो आपके हमने लगभग लगभग हिस्ट्री में प्राचीन भारत के इतिहास में आधा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर लिया है। आज जो हमारा शुरू होगा वो होगा मौर्य साम्राज्य का पतन एवं मौर्योत्तर काल का उदय। मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए, उसके बारे में देखेंगे। और मौर्य साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख उत्तरदायी कारण थे उसके हम विश्लेषण भी करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मौर्योत्तर काल के बाद एक राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है भारतीय इतिहास में। क्या आती है? मौर्योत्तर काल के बाद, सॉरी, मौर्य काल के बाद, मौर्य काल के बाद कहीं न कहीं भारत में राजनैतिक का एक काल आता है। और कब तक आता है? जब तक भारत में एक फिर से नए साम्राज्य, जिसको कहते थे, हम आगे पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य का उदय नहीं हो जाता है। कब तक? जब तक गुप्त साम्राज्य का उदय नहीं हो जाता, तब तक भारत में छोटे छोटे दो प्रकार के राज्यों का गठन हम देखेंगे। सबसे पहला जो भारतीय राजवंश थे, और दूसरे जो थे विदेशी, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने आके भारत में साम्राज्य की स्थापना की। विदेशी राजवंश, ये तो मौर्योत्तर काल की जो भारत में राजनीतिक अस्थिरता का काल था, उसमें ये दो प्रकार के राज्य आपस में आके पनपे। ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है क्लास, और क्लास में हम आगे क्या देखेंगे। आज बस हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमको मौर्योत्तर काल में क्या पढ़ना है। उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे कहाँ से? भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के पतन से लेके उसके प्रमुख कारणों तक। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य के पतन लगभग 185 ईसा पूर्व के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, उन्हें सामूहिक रूप से मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्य काल के बाद भारत में लगभग लगभग राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, उन्हें सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। राजनैतिक रूप से मतलब राजा प्रभावशाली रहेगा, ये भी देखा था हमने, मौर्य काल से हमने सीखा था। समाज में दास प्रथा के साथ साथ स्त्रियों की स्थिति भी अभी भी निम्न बनी हुई थी, ये भी हमने देखा था। आर्थिक रूप से भारत का संबंध, जो व्यापारिक गतिविधियां थी, वो कृषि अधिशेष के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी संबंध बना रहा। धार्मिक, धार्मिक में हमने देखा था कि बौद्ध, मौर्यों ने बौद्ध परंपरा का क्या किया? विकास तेजी से किया। हालांकि 185 बीसी के बाद आप देखेंगे कि फिर से वैदिक धर्म, जिसे तथाकथित रूप से, कैसे? तथाकथित रूप से, तथा कथित रूप से ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, इसका प्रभाव पुनः भारत में बढ़ने लगा। प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है। यह काल भारतीय इतिहास में संक्रमण का युग माना जाता है, क्योंकि इस दौरान एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य के स्थान पर अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ।
इस समय भारत में विदेशी शक्तियों जैसे कि इंडो ग्रीक, तक, ठीक, पर्थियन और कुषाण का प्रवेश हुआ तथा व्यापार, कला, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन दिखाई देते थे। मौर्य काल में हमने मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली को देखा। वही जब आएंगे कुषाण को, जब पढ़ेंगे हम कुषाण के बारे में, ठीक है, तो कुषाण में देखेंगे कि गान मथुरा, मूर्तिकला और गांधार मूर्तिकला का विकास इस प्रकार से हुआ था। अब हम मौर्य टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण, ऐतिहासिक विश्लेषण और मुख्य बिंदु। हम इतने पहलुओं पे चर्चा करेंगे, किन कौन कौन से पहलुओं पे। क्लास का इंट्रो ले रहे हैं कि क्लास में हम क्या क्या देखेंगे। क्लास ये नहीं है, क्लास इसके बाद शुरू होगी, ठीक। तो इंट्रो में ये है कि मुख्य बिंदु हम किस पे चर्चा करेंगे आगे। तो पहला पॉइंट होगा हमारा अशोक के बाद उत्तराधिकार संकट। ऐसा क्या कारण था कि इसके अशोक के बाद उत्तराधिकारी इतने कमजोर होने लगे और उत्तराधिकार का संकट एक प्रकार से होने लगा। कोई क्या सत्ता को धारण करने के लिए कोई एक मजबूत उत्तराधिकार नहीं है, यानी कि राजा बनने के काबिल का कोई और कोई नहीं है अशोक के बाद, ये हम देखेंगे। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, किस प्रकार से शक्तियों का राजा के हाथों से निकलकर अन्य छोटे स्तरों पर विकेंद्रीकरण यानी कि बंटवारा होने लगा। जैसे पहले शक्तियां कैसी थी, मान लेते हैं ये राजा था और राजा की तरफ शक्तियां सभी केंद्रित थी, ठीक। तो इसे हम मान लेते हैं ये केंद्रीकरण की प्रक्रिया है। लेकिन अशोक के मरने के बाद यही प्रक्रिया क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये राजा है, अब राजा से शक्तियां बाहर की तरफ जाने लगे। इसी को साधारण शब्दों में कहें तो ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक। तीसरा था विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याएं। हम ये देखेंगे कि एक बड़े साम्राज्य में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसके बारे में। आर्थिक संकट एवं कर व्यवस्था, किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की आर्थिक संकट उत्पन्न हुई और कर व्यवस्था ने किस प्रकार से इस संकट को और बढ़ावा दिया, इसके बारे में। ब्राह्मण प्रतिक्रिया सिद्धांत हम देखेंगे। सैनिक दुर्बलता, अशोक की धम्म नीति, अशोक की जो धार्मिक नीति थी, जो नैतिक सिद्धांत थे, किस प्रकार से नैतिक सिद्धांत थे वो किस प्रकार से प्रभावित कर दिए सैनिक दुर्बलता के लिए, ठीक। प्रांतीय विद्रोह, विदेशी आक्रमणों की क्या भूमिका रही और हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रमुख इतिहासकार हैं, ठीक है, रामचंद्र गुहा, ये सब, ठीक, कि उनका क्या मानना था कि क्यों मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। एक प्रकार से उनके हिसाब से कौन कौन से, ये आपको आएगा यूपीएससी के मेंस में, स्टेट एग्जाम के मेंस में लिखने के कभी कभी दे देता है कि इस इतिहासकार के मत के अनुसार इस पतन के, इस साम्राज्य के पतन के कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण रहे हैं। दूसरा देखेंगे कि मौर्योत्तर भारत की राजनीतिक संरचना किस प्रकार से बदली। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि मौर्योत्तर भारत की राजनीतिक संरचना क्या बढ़ी। टॉपिक हमारा क्या था, मौर्य साम्राज्य का पतन और मौर्योत्तर काल में क्षेत्रीय भारतीय राजनीति का उदय, ठीक। तो सबसे पहले क्लास में हमने देखा कि क्या इंट्रो क्या कहता है, उसके बाद हम देखें कि मौर्योत्तर भारत की राजनीतिक संरचना किस मुख्य बिंदु की क्षेत्रीय राज्यों का उदय किस प्रकार से हुआ, किन क्षेत्रों में हुआ और क्या ऐसे कारण थे, ठीक। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है दक्कन एवं दक्षिण भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि दक्षिण, उत्तर भारत के साथ साथ हम दक्षिण भारत की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। गणराज्यों का पुनरुत्थान, क्या जो मौर्य साम्राज्य के समय गणराज्यों का पतन हो चुका था, क्या दोबारा से उन गणराज्यों का उत्थान होता है, उनके बारे में देखेंगे। विदेशी शक्तियों का आगमन, राज्य निर्माण की नई प्रक्रिया। पहले क्या था कि लोहे के प्रयोग ने कृषि अधिशेष को बढ़ावा दिया और राज्य निर्माण की एक नई प्रक्रिया का उत्थान हुआ। लेकिन
अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद, पतन के बाद, कि नई प्रक्रिया, राज्य के निर्माण की नई प्रक्रियाओं में कौन कौन से ऐसे प्रमुख पहलू शामिल होते हैं। ठीक, फिर आएगा कि इसके बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश और कर्ण वंश। इस शुंग वंश सबसे पहले देख लेते हैं, इसकी ब्रीफिंग छोटा सा कि क्या है इसमें। शुंग वंश उदय एवं राजनीतिक इतिहास के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग का उदय किस प्रकार से इसने मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री से राजा तक पहुंचा। ठीक है, फिर देखेंगे कि बृहद्रथ की हत्या इसने की। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ, उसकी हत्या करके क्या करता है, ये एक नए वंश की या नई परंपरा शुरू करता है शुंग वंश की, और उसका राजा बनता है। शुंग साम्राज्य का विस्तार ये कहाँ कहाँ करता है, इसने कई युद्ध लड़े, जैसे कि विदर्भ का युद्ध और यवन आक्रमण। प्रशासन एवं शासन व्यवस्था, जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था थी, क्या शुंग वंश की भी मिलती जुलती ऐसी शासन और प्रशासन व्यवस्थाएं थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक है मालविकाग्निमित्रम, कुछ पुराणों से, पतंजलि का महाभाष्य और अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग के बारे में सबसे अधिक जानकारी देता है क्या, अयोध्या अभिलेख। ठीक है, उसके बाद आएंगे शुंगकालीन धर्म समाज एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान कैसे होता है, वैदिक यज्ञ परंपरा का फिर से पुनरुत्थान किस प्रकार से होता है, बौद्ध धर्म की स्थिति क्या होती है, और समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, और शिक्षा एवं साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अब है कला एवं स्थापत्य। शुंग वंश ने, जैसे कि मौर्य साम्राज्य ने, हमने देखा कि एनपीपीडब्ल्यू एक प्रकार थे, नॉर्थ नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर के बारे में। तो इस प्रकार से, और अशोक के क्या क्या थे, अभिलेख थे, शिलालेख, स्तूप। तो इसमें भी देखेंगे कि शुंग वंश में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख चीजें आई, जैसे बरहुत स्तूप, सांची स्तूप का विकास परंपरा में आगे बढ़ा, और प्रारंभिक मंदिर वास्तु कला का विकास होता है। प्रारंभिक मंदिर वास्तुकला का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार से बौद्धों के लिए स्तूप बनाए गए, तो उसी प्रकार से अब मूर्ति कला का प्रभाव बढ़ेगा वैदिक धर्म में। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का प्रभाव बढ़ने लगा, और मूर्ति पूजा के प्रभाव बढ़ने के साथ साथ भारत में मंदिरों के निर्माण की एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद आएंगे दूसरा, पहला हमने देखा शुंग वंश के बारे में पढ़ना, हमको दूसरा पढ़ना है कर्ण वंश के बारे में और उसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। मुख्य बिंदु में कर्ण वंश की उत्पत्ति कैसे होती है, वासुदेव कर्ण कौन था, और इनका मानना था कि भागवत धर्म, ये भागवत धर्म के उपासक माने जाते थे। राजनीतिक स्थिति, शुंगों से इनकी तुलना की जाएगी, और कर्ण का पतन के प्रमुख कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब है इंडो ग्रीक यानी कि यवन शासक, ये क्या है, विदेशी। ठीक, इंडो ग्रीक आक्रमण और भारत यूनान संबंध किस प्रकार से स्थापित होता, अब तक कैसा था, राजनयिक संबंध था। मौर्य साम्राज्य तक हमने देखा था कि इंडो ग्रीक पे के साथ, यानी कि जितने भी विदेशी साम्राज्य थे वहां से कैसा संबंध था भारत का, राजनयिक। लेकिन अब कैसा होगा, अब वो लोग बाहर से आके भारत में आक्रमण करके एक प्रकार से अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है बैक्ट्रिया का उदय कैसे होता है, और डेमेट्रियस का आक्रमण भारत में कैसे होता है। उसके बाद मिनांडर, एक मिलिंद नामक शासक आता है। ठीक, इसकी
हमने बाद में आगे देखेंगे कि मिनांडर की बहस होती है, ठीक है, नागार्जुन से। ये बौद्ध भिक्षु थे। मिनांडर, इन्हीं पे, इसको मिलिंद भी कहते थे। इसी नागार्जुन और मिलिंद की बहस होती है और उस पे एक बुक आती है, मिलिंद पनहो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भारत यूनान सांस्कृतिक संपर्क कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका इन सभी को बताने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत जो हमारे बारे में चर्चा करता है वो है मिलिंद पनहो, यूनानी लेखकों के वृत्तांत और सिक्के, इंडो ग्रीक संस्कृति और सिक्के एवं कला। इस प्रकार से सबसे पहले इन्होंने सर्वप्रथम दुभाषी सिक्के चलाए, इसके बारे में देखेंगे। हेलेनिस्टिक कला क्या होती थी, गांधार कला के पृष्ठभूमि और धार्मिक समन्वय किस प्रकार का था। अब है शक एवं पर्थियन शासन, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि शक आक्रमण और पश्चिमी क्षत्रप किस प्रकार का था। शक जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में प्रवेश कैसे किया, पश्चिमी क्षत्रप कौन थे और नहपान कौन था और रुद्रदामन, ठीक। महत्वपूर्ण स्रोत है जूनागढ़ अभिलेख, सिक्के और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, एक बुक है उसके बारे में, ये अननोन राइटर है, पेरिप्लस, ठीक है, इरिथ्रियन ऑफ द सी। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख है, ये रुद्रदामन का अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। इसी में हमको मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, गुजरात क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक। अब है कुषाण साम्राज्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आगे, ये जो भारत मौर्योत्तर काल में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कुषाण। हमको कुषाण का उदय हम साम्राज्य निर्माण के बारे में देखेंगे, क्या क्या था। यूची जात थी ये, ठीक। कुजुल कटफिशस, बिम कटफिशस और साम्राज्य विस्तार इनकी किस नीति पे आधारित थी, ये हम देखेंगे। कनिष्क को बारे में पढ़ना हमको, कनिष्क का शासन, धर्म एवं उपलब्धि है, ठीक। मुख्य बिंदु कनिष्क का राज्यारोहण, चौथी बौद्ध संगति होती है, बौद्ध धर्म का संरक्षण मिलता है फिर से, और सैन्य अभियान और प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। कुषाणकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं व्यापार कैसा था। मुख्य बिंदु सिल्क रूट ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट। रोमन व्यापार किस प्रकार से था, शहरीकरण होता है किस प्रकार से, स्वर्ण मुद्रा प्रणाली शुरू होती है और व्यापारी संघ का एक नया गठबंधन शुरू होता है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुषाण में ये कला शैली, गांधार एवं मथुरा कला। मुख्य बिंदु के गांधार कला की विशेषताएं किस प्रकार से थी इसके बारे में देखेंगे। मथुरा कला शैली क्या थी वो भी पढ़ना है। बुद्ध की प्रतिमा का विकास के नए चरण में हम पहुंच जाएंगे यहाँ से, कि किस प्रकार से बुद्ध की प्रतिमा का विकास होता है। ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट, इसके बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये रहा हमारे क्लास का ब्रीफिंग कि हमको क्या क्या आगे पढ़ना है मौर्योत्तर काल में और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक। तो आज की क्लास जो है, अब ये ब्रीफिंग होगी हमारी, हम जो शुरू करेंगे वो होगा मौर्य एम्पायर का पतन, कारण एवं ऐतिहासिक विश्लेषण किस प्रकार से थी, क्या ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे इसके, ठीक, मौर्य साम्राज्य के पतन के। तो सबसे पहले कारणों में अगर हम चर्चा कर लें इसको बिना पढ़े, तो अब आपके हिसाब से क्या लगता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या रहे होंगे। क्लास तो आपने पढ़ी है। मौर्य, प्रमुख कारणों में आप अगर एक एक पॉइंट बनाते जाएंगे तो बहुत आराम से समझ जाएंगे। दिमाग लगाइए क्या कारण रहा होगा। सबसे पहले कि अशोक की जो तलवार नीति थी उसको त्याग देना, यानी कि युद्ध की नीति का त्याग। किसी भी घर का अगर विनाश होता है तो सबसे पहला कारण होता है कि उस घर में आंतरिक कलह शुरू होते हैं। कि क्या होता है आंतरिक, यहाँ गुटबंदी कर लेते हैं, ठीक, आंतरिक गुटबंदी।
एक और कारण माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म को यानी कि वैदिक धर्म को ऐसा माना जाता था कि कमजोर होता, कमजोर करने की प्रक्रिया। ऐसा कोई कारण था नहीं, लेकिन ये एक मतभेद है कि ठीक है, ये हो गया। अयोग्य उत्तराधिकार, अयोग्य उत्तराधिकारी का मतलब है कि अशोक के जैसा पुनः फिर कोई चतुर, चालाक और बलशाली नहीं हुआ, प्रभावशाली नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अशोक की जो युद्ध की नीति का त्याग था वही इनको कमजोर कर दिया एक प्रकार से। ठीक। सैनिक दुर्बलता, सैनिक सैनिक दुर्बलता। ठीक। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये भी एक कारण हो जाएगा। और आर्थिक कारणों में आए तो देखेंगे कि कर व्यवस्था, चरमरा जाना। दूसरे कारणों में था, हम देखेंगे कि जो अब कृषि अधिशेष था, कृषि अधिशेष का उत्पादन कम होने लगा। ठीक, ये भी जिससे क्या हुआ कि व्यापारिक गतिविधियों पे प्रभाव पड़ा। और प्रभाव जिससे क्या हुआ कि राजस्व की कम प्राप्ति, ये भी एक कारण हो गया। ठीक। तो ऐसे कुछ 10-12 प्रमुख कारणों में से एक था। ठीक। तो भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के प्रथम महान अखिल भारतीय साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईस्वी में की थी, ये हमने देखा था। अशोक के समय यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, जहां उत्तर पश्चिम में हिंदकुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था। ठीक। किंतु अशोक की मृत्यु 332 ईस्वी के लगभग 50 वर्षों के भीतर ही इतना विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य समाप्त हो गया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द शुंग डायनेस्टी के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में, सॉरी बीसी में क्या किया? शुंग वंश की स्थापना की, किसको मारकर? बृहद्रथ को। ठीक। इतिहासकारों ने मौर्य पतन के अनेक कारण बताए। यह पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य और वैचारिक कारणों से के संयुक्त प्रभाव का परिणाम था। तो हमने देखा कि कितने कारण हो सकते हैं। युद्ध नीति का त्याग, आंतरिक गुटबंदी, ब्राह्मण धर्म को लेकर कमजोर करने का मतभेद, अयोग्य उत्तराधिकारी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सैनिक दुर्बलता, ये सब प्रशासनिक हो गए। ये तो आपका सामाजिक एक आ जाएगा। ये पारिवारिक हो गया आपका। ये धार्मिक और युद्ध नीति का हो गया। ठीक। कर व्यवस्था का चरमरा जाना, कृषि अधिशेष का उत्पादन कम होना, व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ना और राजस्व की कम प्राप्ति होना। अशोक के बाद उत्तराधिकार संकट, स्पष्ट उत्तराधिकार का अभाव। अशोक के बाद क्या होता है? एक उत्तराधिकारी का संकट शुरू होता है। ठीक है।
जो सबसे पहला टॉपिक इसका क्या कहता है कि ये सॉरी अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद स्पष्ट क्या होता है, एक उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न होता है। अशोक की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो साम्राज्य को नियंत्रित कर सके। अशोक ने अपने उत्तराधिकार की स्पष्ट व्यवस्था नहीं की थी, यानी कि अपनी कोई वसीयत इसने नहीं बनाई थी। परिणाम स्वरूप राज परिवार में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। यह शुरू से रहा है कि मौर्य साम्राज्य में एक चीज शुरू से रही है कि राज परिवार में ही सत्ता का संघर्ष शुरू से ही रहा है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके हत्या करके गद्दी को स्थापित किया था। किसने? अशोक ने। ठीक। तो ये कहीं ना कहीं ये परंपरा इनमें देखने को मिलती है कि इस घर में ही संघर्ष चलता रहा, किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए। ठीक। प्रमुख उत्तराधिकारियों में रहे सबसे पहला कुणाल, फिर दशरथ, संप्रति कालिकसुक, देववर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ। ये अंतिम था। इन शासकों का शासन अल्पकालिक एवं कमजोर था। इन शासकों का शासन बहुत ही कम समय तक था, लगभग 50 साल। इन सब का मिला के 50 से 60 वर्ष का काल काल रहा है। ठीक है। 232 में अशोक की मृत्यु होती है और 185 में साम्राज्य खत्म हो जाता है। अब केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, दूसरा टॉपिक था, हमने देखा था केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, विकेंद्रीकरण होने लगा। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। पूरा साम्राज्य सम्राट की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता था। जब व्यक्तिगत क्षमता पे ही निर्भर करता था पूरा केंद्रीकरण का प्रक्रिया, तो साम्राज्य का जो सम्राट था, कैसे सम्राट अब बनने लगे? अयोग्य थे। इनमें वो क्षमता थी ही नहीं कि ये साम्राज्य को संभाल सके। ठीक। जब शक्तिशाली सम्राट ही नहीं रहे, तब प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने लगे। वो हर जगह देखते हैं कि अगर केंद्र, वर्तमान में अगर भारत में ही देखा जाए, अगर केंद्र इतना मजबूत ना होता तो अन्य राज्य भी क्या करते? अपनी मनमानी करने लगते। ठीक। तो केंद्र का मजबूत होना प्रांतीय राज्यों के लिए क्या था? एक तरीके से सबक होना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि केंद्र इतना ज्यादा कमजोर हो गया जिससे प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने लगे, प्रशासनिक अनुशासन टूटने लगा और साम्राज्य की एकता क्या हो गई? कमजोर हो गई। अगर देखा जाए तो कर्नाटक, अफगानिस्तान, और ये इधर आएंगे तो बंगाल, और बंगाल में जो ये सीमा है, और इधर एक, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक क्या होना चाहिए? केंद्रीकृत सत्ता मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो राजा है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि जो प्रांतीय गवर्नर है उनको नियंत्रित कर सके। ठीक। जैसे बिंदुसार के समय हम देखे थे कि अशोक उत्तरापथ यानी तक्षशिला का गवर्नर था। ठीक है। वहां पे क्या हुआ? एक तरीके जब युद्ध हुआ, आंतरिक विद्रोह हुआ, तो अशोक ने उस आंतरिक विद्रोह को क्या किया था? समाप्त किया था। यानी कि अगर केंद्र मजबूत ना होता, ठीक है, तो अशोक चाहता तो तक्षशिला का स्वतंत्र शासक भी बन सकता था। ठीक। अब सी है राजवंशी षड्यंत्र। कुछ बौद्ध एवं पौराणिक स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि राज परिवार के भीतर षड्यंत्र और गुटबंदी बढ़ गई थी। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, अत्यधिक विशाल प्रशासन सबसे बड़ा कारण था कि अत्यधिक विशाल प्रशासन था ये। मौर्य प्रशासन का आधार अत्यधिक केंद्रित नियंत्रण था। यानी कि मौर्य प्रशासन किस पे था? हमने कई बार देखा कि ये केंद्रीकृत साम्राज्य था। ठीक है। प्रांतों में कुमार होते थे, यानी कि राजकुमार, महामात्र, अमात्य और युक्त नियुक्त किए जाते थे। लेकिन अशोक के बाद केंद्र का नियंत्रण कमजोर हो गया। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी नियुक्त होते हैं वो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं,
और कहाँ पे किए जाते हैं? राज्यों में किए जाते हैं। राज्य अपने हिसाब से उनको शासन प्रशासन में भागीदारी देता है, ठीक है। उसी प्रकार से कुमार, महामात्र, अमात्य, युक्त, ये सब केंद्र के द्वारा राज्यों में नियुक्त किए जाते थे, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि ये सब नियुक्त किए जाते, लेकिन अशोक के बाद ये सब नियुक्ति करना लगभग लगभग धीरे धीरे कम कर किए जाने लगे, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्ता का बढ़ना, तक्षशिला, उज्जैन, कलिंग आदि क्षेत्रों के अधिकारी धीरे धीरे स्वतंत्र व्यवहार करने लगे। ठीक परिणाम स्वरूप कर वसूली में कमी आने लगी, सैन्य सहयोग में गिरावट देखने को मिला और साम्राज्य की राजनैतिक एकता समाप्त होने लगी। ठीक, संचार एवं नियंत्रण की समस्या, इतने विशाल साम्राज्य में तीव्र संचार व्यवस्था का अभाव था, धीमी प्रशासनिक प्रतिक्रिया थी। अशोक के बाद प्रतिक्रिया कैसी हो गई? शिथिल हो गई, धीमी हो गई। क्यों? क्योंकि अशोक ने धम्म की नीति को अपना लिया, युद्ध की नीति को त्याग कर। ठीक, सीमावर्ती क्षेत्रों पर कमजोर नियंत्रण, यह सब प्रशासनिक विघटन का कारण बन गया। जब इतनी बड़े साम्राज्य है, ठीक है, तो भारत में भी देखेंगे, वर्तमान में भी या कई अंग्रेजों के भी समय, जब जब भारत का गठबंधन हुआ, एक तरीके से नए मैप बने भारत के लिए, तो यही एक बड़ा कारण था कि इसका प्रशासनिक विघटन होता चला गया। अब है विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याएं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल से जो क्लास शुरू करेंगे वो होगी विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याएं किस प्रकार से थे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल पूरा खत्म हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का पतन और हम शुरू करेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए कि अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, उसका सलूशन किया जाएगा।